शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं C49 और मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कसूर के बहुत अहम शहर और कस्बा मुस्तफ़ाबाद ललियानी, जो लाहौर और कसूर रोड पर वाक़या है। कसूर की इंट्रस है, वहाँ के क्या मसाइल हैं और वहाँ पर रहने वाले शहरी किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, वहाँ पर सेहत व तालीम की क्या पोजीशन है और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जो स्टेडियम हैं उनकी क्या हालत ज़ार है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिजली के क्या मसाइल हैं और नाजायज़ तजावुज़ात समेत दीगर क्या मसाइल वहाँ दरपेश हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मरूफ सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब मियाँ मोहम्मद नवीद अशरफ साहब ने, जो मुस्तफ़ाबाद से ही तल्लक़ रखते हैं। बहुत पढ़े लिखे और काबिल तारीफ़ इंसान हैं, हमेशा एज ए सोशल वर्कर भी नज़र आते हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो C49 की स्क्रीन पर आपको रेगुलर प्रोग्राम करते हुए भी नज़र आएंगे। मियाँ साहब, आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। बात हम कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद ललियानी की। एक तो पहले मुस्तफ़ाबाद ललियानी, जिन नाजरीन को नहीं मालूम तो उनको मुस्तफ़ाबाद की शहर का जो तारुफ है उस हवाला से आप आगाह फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन तमाम को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद ललियानी जो है वो एक कदीमी कस्बा है, कदीमी टाउन है मुस्तफ़ाबाद। और सबसे पहले जब कोई भी बंदा किसी भी शहर से रवाना होता है और वो जाना चाहता है कि मैं कसूर जाना चाहता हूँ या एनीवेयर इन द डिस्ट्रिक्ट कसूर, तो वो सबसे पहले मुस्तफ़ाबाद जो है ये गेट है कसूर एंट्रेंस का, और सबसे पहले मुस्तफ़ाबाद आएगा और मुस्तफ़ाबाद से ही बाद में पूरा डिस्ट्रिक्ट कसूर, जहाँ पे भी फिरोजपुर रोड पे आप आते हैं या सराउंडिंग से आते हैं, तो मुस्तफ़ाबाद बेसिकली ये पहले तहसील कैंट ज़िला लाहौर हुआ करता था और उसके बाद ये फिर जब कसूर तहसील में शामिल हो गया और फिर ये कसूर का हिस्सा बन गया। और मुस्तफ़ाबाद जो है ये 1947 से पहले का भी जो इसकी जो सूरत हाल है ऑन ग्राउंड्स, तो उसमें आज तक भी जो पहले द्वार के हिंदुओं के, सिखों के घर, उनके गुरुद्वारे, चीज़ें वो भी सारी हैं। और सबसे जो ज़्यादा मुस्तफ़ाबाद का तारुफ है वो यही है कि गंज शोहदा 1965 मुस्तफ़ाबाद में ही है, जहाँ पे आर्मी चीफ से लेके हर साल 6 सितंबर को इसका प्रोग्राम भी होता है। ये अभी 6 तारीख को होगा भी इंशाल्लाह, उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो मुस्तफ़ाबाद जो है उसमें आबादी, मामलात, चीज़ें बेतियाँ से लेके मुस्तफ़ाबाद तक, और इसको तकरीबन 84 जो हैं विलेजेस, देहात लगते हैं, उनकी आबादी, उनकी चीज़ें। और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो मेरे ख्याल से अता भाई हम RHC मुस्तफ़ाबाद या हेल्थ से जो है ना इसको कर लेते हैं कि RHC जो मुस्तफ़ाबाद है इसको 4 लाख की तकरीबन जो आबादी है वो RHC मुस्तफ़ाबाद को जो है ना लगती है, जहाँ पे डेली पेशेंट्स का आना जाना, ख़वातीनों हज़रात का, बेदियाँ से लेके 84 जो देहात हैं वहाँ पे RHC मुस्तफ़ाबाद अकेला रूरल हेल्थ सेंटर है। और आज से पहले जो पुराने अदवार में इसमें तकरीबन डेली का जो OPD पेशेंट्स होते थे वो 3 से 4 हज़ार की सराउंडिंग में भी गए थे, इन नंबरिंग में भी गए थे। उसके बाद अब जो है वो आप चेक कर लें, इसको किसी भी दिन जो है वो वहाँ पे विजिट रख लें तो बामुश्किल 3 से 400 जो है OPD रह गई है। उसके अलावा मुस्तफ़ाबाद का ये वाहद जो RHC मुस्तफ़ाबाद है, इसमें स्टाफ की भी कमी है। इसमें जो स्टाफ आता है वो अपना मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए और अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। इवन के सफाई सुथराई के इंतज़ामात बिल्कुल नहीं हैं। दीवारें जो हैं हॉस्पिटल की वो गिर रही हैं और ऐसे है जैसे शाम के बाद अगर आपको वहाँ जाने का इत्तेफाक हो तो ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी भूत बंगले में आ गए हैं, ना कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में। और वहाँ पे पेशेंट जो हैं वो इसलिए नहीं जा रहे कि मेडिसिन जो है वो मिल नहीं रही, सिरिंज नहीं मिल रही, IV लाइन नहीं आपको मिल रही वहाँ पे। इवन ये है कि आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो नीचे फेनाइल तक नहीं लगा होगा, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई इंतजाम नहीं है, AC नहीं चल रहे। अब अगर आप उनसे पूछें जी अगर लाइट ऑफ है तो लोग हाथ से जो है वो हवा दे रहे हैं तो वजह क्या है, तो वो कहेंगे नहीं जी AC हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम AC नहीं चला सकते। अगर
इवन एक ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में कि जहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को जो है उनके दर पे आके एक बंदा बीमार है, परेशान है, तो वो उस हालत में जब किसी जगह पे जाता है तो वो अगर उसके मामलात को ही नहीं देखा जाएगा, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी जाएगी, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, वहाँ के क्या मामलात होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप इवन के स्टेरिलाइजेशन का जो सामान है वो वैसे पड़ा हुआ है, हेपेटाइटिस बी सी तो यहाँ से फैल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में लाई नहीं जा रही, या तो वो बाहर सेल कर दी जाती हैं, या फिर प्रॉपर उनका इंतज़ाम कोई नहीं। फिर डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं। सरकारी जो वहाँ की नर्सिस है, LHVs हैं या स्टाफ है, उनको वो अपने क्लिनिक्स में भेज देते हैं कि वो वहाँ का जाके इंतजाम इंसराम देख रहे हैं, और वो हॉस्पिटल से तो वो गायब हैं, उनकी हाजिरी हॉस्पिटल में है, वहाँ पे वो मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवाम के लिए वबाले जान बन चुका है मामलात। इतनी महंगाई के दौर में आप किसी भी एक सादा लो शरीफ शहरी को अगर आप कहें कि वो प्राइवेट डॉक्टर से जाके चेकअप कराए, तो पहली बात अता भाई उसको तो टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे। वो बेचारा 1000-2000 प्राइवेट डॉक्टर की फीस को कैसे अफोर्ड करेगा। अब वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी उसको उसकी दादरसी नहीं होती, उसको वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसको उसकी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक उसकी जो बीमारी है उसकी अगर तशखीस नहीं होती, उसको प्रॉपर टेस्ट उसके नहीं किए जाते, तो वो फिर इन सारी चीज़ों का मैं समझता हूँ कि बनाने का, चलाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। ये सारे का सारा गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा, वक्त, चीज़ें ज़ाया कर रही है। तो इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी अशद ज़रूरत है कि अगर एक हॉस्पिटल है, उसकी खिड़कियां, शीशे, दरवाजे टूटे हुए हैं, तो आप क्या वहाँ पे जाके उसके माहौल को क्या आप तस्वर करेंगे, जहाँ पे फ़र्ज़ करें बाहर सारा पानी खड़ा हुआ है और डेंगू की बहुतात तो खुद वहीं हॉस्पिटल के अंदर ही हो रही है, और डेंगू के पेशेंट को आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करके क्या उसको आप मज़ीद जो उसके साथ आने वाले साइलिन हैं, जो उसके लवाहिकीन है, उनको भी आप इसका शिकार करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल नहीं नवीद साहब, जो RIC मुस्तफ़ाबाद ललियानी है, जी मुस्तफ़ाबाद का मोहल्ले वकूफ़ बहुत शानदार, लाहौर से आते हुए सबसे पहला हॉस्पिटल, और कसूर से निकलते हुए 5 मिनट 10 मिनट के रास्ते पे डिप्टी कमिश्नर डेली यहाँ से आ रहा है, CO हेल्थ रोज़ाना लाहौर मीटिंग के लिए जाता है। ऑन द रोड अगर हस्पताल है तो वहाँ पर कोई चेक करने के लिए नहीं जाता। क्या वहाँ के डॉक्टर्स को वहाँ के हालात में बेहतरी की गुंजाइश जो है वो क्यों नज़र नहीं आती? वहाँ पे मेडिसन का फुकदान, ये तमाम चीज़ें क्या इंतज़ामी अमूर में बहुत ज़्यादा जो हालात ख़राब होते हैं उसकी निशानदही है या कुछ और है? असल में अता भाई देखें, सबसे पहली बात यह होती है कि किसी भी चीज़ को जब किसी अफसरशाही को पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे विज़िट होना है, तो इनके ही नुमाइंदगान, मिसाल के तौर पे अब CO हेल्थ का विज़िट है या DC साहब का विज़िट है, इनके नुमाइंदगान ही पहले उन्हें कॉल कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, आप जब जाएंगे सब अच्छा होगा, AC जो है वो आपको चालू हालत में मिलेंगे, लाइट अगर ऑफ हो गई आपके ड्यूरिंग योर विजिट तो वहाँ पे जनरेटर जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको चलता नजर आएगा, और लोगों को इवन के लाइनें शाइनें चीज़ें मामला हर चीज़ आपको A1 नजर आएगी। और ये विजिट जो ही खत्म होता ही जाएगा, विद इन द 10 मिनट्स एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली तब हैं कि हेल्थ काउंसिल कमेटीज कायम की जाए, वहाँ पे उनसे जो है लोकल लेवल पे उनको साथ मिलाया जाए, ताकि वहाँ पे हेल्थ काउंसिल बन जाए, जैसे CM शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी। तो हेल्थ काउंसिल का बेसिक फंक्शन क्या था कि वो MS और वहाँ के जो लोकल स्टाफ है उसके साथ मिलके हॉस्पिटल को जो जो दरपेश मसाइल थे, मेडिसिन से लेके इवन OPD तक, OPD से लेके ऑपरेशन थिएटर तक, वो सारी चीज़ों को हेल्थ काउंसिल, MS और वो सारी कमेटी, इवन के उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदगान भी शामिल होते थे, CO साहब भी शामिल होते थे, तो वो सारी चीज़ों को आपस में मिल बैठ के ये मसाइल को हल करते थे। इसी वजह से लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था, और वो रोज डे बाय डे जो है ना इसमें बहुत अच्छा और मुस्बत जो है वो तब्दीली नजर आ रही थी। लेकिन जो ही ये सारी चीजें एक तो प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई हैं, अब प्राइवेट कंपनीज को वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट से क्या लेना देना, हमें तो वो हमारी कंपनीज ने हायर किया हुआ है और हम उनके मुताबिक चलते हैं, हमें बचड़ चीजें मामला जो उनके मुताबिक उन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है वो हम करेंगे। अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ा जो ब्लंडर है वो ये है कि ये सारी चीज़ें पीछे से मिल रही हैं,
आगे अवाम तक उनकी रसाई में ये चीज़ें हैं ही नहीं। अब जो पूछेगा उसको वो कहेंगे कि अभी हम हड़ताल कर देंगे, हमारी ये एसोसिएशन हैं, कभी यंग डॉक्टर्स की एसोसिएशन आपके सामने हर्डल बन जाएंगी, कभी दूसरे डॉक्टर्स आ जाएंगे, इवन के अब क्या पेशेंट्स अपनी एसोसिएशन बनाएं कि जी हमें ये फलां फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो उन पेशेंट्स का क्या जो है इसमें अमल दखल होगा। इसलिए ये बड़ी परेशानी का मौजब है। अच्छा, वहाँ का जो लोकल हमारे एमएनए साहब हैं, वहाँ के एमपीए साहब हैं PP 176 के, और एमएनए साहब जो हैं वो भी उनकी दिलचस्पी नहीं है कि वहाँ के शहरियों की सेहत के हवाला से वो मोहतात रहें, वो इन पॉइंट्स का विज़िट करें और वहाँ पर जाकर वो देखें कि शहरियों को सेहत के मसाइल का जो सामना है वो क्यों है। उसके साथ ही हम देखते हैं काना में है, तो काना में तो बहुत ज़बरदस्त इंडस ने हॉस्पिटल बना दिया, जो कभी वो भी RAC हुआ करता था, ठीक उसी तरह जिस तरह आज RAC मुस्तफ़ाबाद है। तो मियाँ साहब, हमारे अवामी नुमाइंदगान को भी तो जागने की ज़रूरत है। अता भाई, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो कंसर्न MNA और MPs हैं, साद वसीम शेख साहब हैं और चौधरी इलियास खान साहब हैं, तो ये ज़ाती तौर पे इसके 2-2, 3-3 विज़िट्स कर चुके हैं। और उसमें अभी रिसेंटली ये हुआ है कि इन्होंने दोनों MNA और MPA साहिबान ने इसके लिए फ़ंड भी अप्रूव कराया है, और बिल्डिंग और चीज़ों की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी मुस्बत जो है वो मामलात किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि देखें, कोई भी पॉलिटिकल बंदा है या कोई पॉलिटिकल वर्कर है, वो 24/7 तो वहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए वजह सिर्फ यही है कि कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हों कि एक मंथली मीटिंग ज़रूर हो, जिसमें आप वहाँ का MS भी हो, MNAs भी हो, MPAs भी हो, CO हेल्थ भी हो, और अवाम का नुमाइंदा भी शामिल हो, ताकि जो जो मसाइल हैं, वो जो देर से मसाइल पिछले सालों के चले आ रहे हैं, उनका हल सिर्फ इसी बात में निकलेगा कि जब अब जिस चीज़ के बारे में पता चलना शुरू हो गया है, तो उस चीज़ को लेके हम मुस्तकबिल में इसमें जो खराबियां ना आए, जो पीछे माजी में आ चुकी हैं, उनका खमियाजा अब इस सूरत में ही होगा कि हम उन पे फोकस करें, हम उन चीज़ों को देखें कि किस किस जगह पे कौन कौन से मामला जो हैं वो हल तलब हैं। तो उसमें इनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें इन अवामी नुमाइंदगान की बनती है। अब क्यों? लोगों ने एक मैंडेट दिया आपको, उस मैंडेट के लेने के बाद आपके ऊपर ये जिम्मेवारी आ गई कि अब उस जिम्मेदारी को आपने निभाना है कि जहां पे लोगों को मसाइल का सामना है। मैं समझता हूं हेल्थ से बड़ा मसला हमारे इस पूरे मुल्क पाकिस्तान में और कोई नहीं है। जहां पे हेल्थ की जो चीज़ें हैं, अगर लोगों तक ये, अब देखिए CM साहिबा ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि घर की जो है दहलीज पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड हो रही हैं, इवन के वो जो मेडिकल वैन चल गई हैं, उनमें सारे साजो सामान और रूरल एरियाज तक वो जा रही हैं। तो CM साहिबा का जो विजन है वो तो मुकम्मल तौर पे फेल हो जाता है जब RHC जो हैं, आपके रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे आप करोड़ों रुपए का सालाना बजट खर्च कर रहे हैं, जहां पे आप जो है डॉक्टर से लेके स्टाफ और चीज़ों और इनकी तनख्वाहें और मामलात को जो है वो चलाने के लिए गवर्नमेंट कर्जे ले रही है। तो अगर ये अपना काम भी वहाँ पे ठीक तरीके से सरअंजाम ना दें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी चीज़ें कभी भी बदलेंगी। अगर ये माजी में नहीं बदल सकी तो मुस्तकबिल में भी नहीं बदलेंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, जैसे DC साहब हैं, फर्ज करें अभी वो नए आए हैं, तो DC साहब को चाहिए कि ये खुद अब ये विजिट रखें CO हेल्थ के साथ। पहले CO हेल्थ के साथ ना रखें, पहले खुद रखें। पहले ये RHC का, रूरल हेल्थ सेंटर्स का और DHQ कसूर का और तहसील के जो हॉस्पिटल हैं, इनका खुद DC साहब पहले विजिट करें। उसके बाद ये खुद ये सारी चीज़ें नोट करके फिर CO हेल्थ साहब को लें। अगर फ़र्ज़ करें ये हेल्थ के नुमाइंदगान को DC साहब आज ही ऑर्डर्स करते हैं कि हमने जी सर्वे करना है, तो जब वो मैसेज कन्वे हो जाएगा आगे, तो वो 2-4 दिन का अलर्ट होगा और उसके बाद फिर वो चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाना शुरू। अच्छा नवीद साहब, अभी हम बात करेंगे RAC मुस्तफ़ाबाद की बिल्डिंग के हवाले से। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। जी वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद के हस्पताल के हवाला से। मियाँ नवीद अशरफ साहब, आप बताएं कि जो आबादी तो तकरीबन 4 लाख के करीब है मुस्तफ़ाबाद लुधियानी की, और ये कसूर का सबसे बड़ा कस्बा भी है। यहाँ पर 84 जो हैं वो मुख्तलिफ विलेज जो अटैच है मुस्तफ़ाबाद से। तो
यहाँ का जो हस्पताल है RAC मुस्तफ़ाबाद, उसकी टोटल जो मेजरमेंट है वो कितनी बनती है, कितनी जगह पर मुश्तमिल है, और क्या ये मुस्तकबिल में इसको बड़ा हस्पताल बनाया जा सकता है? क्या इस वक्त इसकी मेजरमेंट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी जो जगह है टोटल रकबा कितनी है, रकबा कितना है? देखिए अता भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये 32 कनाल पर मुश्तमिल RAC मुस्तफ़ाबाद है। इसका रकबा तकरीबन 32 कनाल है और इसमें जो 30 बेड का ये हॉस्पिटल है। अच्छा, ये जो है 30 बेड का हॉस्पिटल है। और लास्ट टाइम जब इलेक्शन में हमजा शहबाज शरीफ साहब मुस्तफ़ाबाद तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने भी इसको अपग्रेड करके और इसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का जो है वो ऐलान किया था। और इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर नई बिल्डिंग और नया सारा कुछ बनाने के लिए भी उन्होंने कहा था। लेकिन अभी जैसे गवर्नमेंट भी PMLN की है तो वो इसी को लेके जो है ना, लोकली मेरी एक दिन बात हुई चौधरी लियाज साहब से, MP हैं PP 176 से। तो उन्होंने बताया कि मैं इसके मुतालिक 2 मरतबा जो हैं वो आला हुकाम से मिल चुका हूँ और इसके बारे में मैं बात भी कर चुका हूँ और ये मैं इसको जो है ना ज़रूर जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। तो दूसरी बड़ी बात इसमें यह है, मिसाल के तौर पर अब इसमें जो है तकरीबन 2 मेल वार्ड्स हैं, 2 फीमेल वार्ड्स हैं और एक जो है वो वार्ड इन्होंने फैमिली प्लानिंग को जो है वो पॉपुलेशन वगैरह को उनको दी हुई है। अब पॉपुलेशन का भी मुस्तफ़ाबाद में एक जो है वो जो सेंटर है वो RAC मुस्तफ़ाबाद के अंदर ही है, फ़ाल है वो। तो RAC मुस्तफ़ाबाद में ये जो जितनी सहूलियात और जितना गवर्नमेंट इस पे जो है वो अपना एक्सपेंडिचर लगा रही है तो वहाँ पे अब जो MS है, SMO है या हायर स्टाफ है या MO है तो उनके लिए तो 4 अदद बेहतरीन रिहाइश गाहें हैं इसमें। और तकरीबन जो नर्सिंग और LHV स्टाफ है कुछ 6 से 8 उनकी हैं, कुछ 16 के करीब क्वार्टर्स हैं जो जूनियर जो स्टाफ है वो पैरामेडिकल वगैरह उनके लिए हैं। तो वो चीज़ें सारी बनी हुई हैं लेकिन वो पुरानी हो चुकी हैं। अब खस्ता हाल है। वो बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे है कि जैसे 1947 वाला जो है वो वकूआ पेश कर रही है। तो उसमें वक्त के साथ साथ ना कोई अपग्रेडेशन हुई है ना उसमें कोई जिद्दत हुई है। अगर ज़्यादा बारिशों का पानी आ जाए तो वो तो बिल्डिंग के अंदर जो है वो घुस जाता है, क्योंकि सड़क के बिल्कुल लेवल पे जो है वो इस वक्त बिल्डिंग आ चुकी है। पहले जो इसका लेवल था वो ज़्यादा था। अब जैसे जैसे वक्त हालात चीज़ें सड़क जो है वो नई बन गई, उसके हवाले से फिर इसका जो सीवरेज का निज़ाम है तो वो आप जाके देखें कि हॉस्पिटल का जो सीवरेज है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जब भी ये बारिशें या कुछ चीज़ें आती जाती हैं तो हॉस्पिटल के अंदर पानी घुस जाता है। तो वो इस वजह से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनना चाहिए। जैसे काना में इंडस जो है हॉस्पिटल जो है वो बना है तो मुस्तफ़ाबाद में वो क्यों नहीं बन सकता। मुस्तफ़ाबाद की आप आबादी देख लें और इसकी सराउंडिंग्स देख लें, बेदियाँ से लेके मीर मोहम्मद तक आपको जो है वो RAC मुस्तफ़ाबाद ही है जो वाहिद जगह है। वहाँ वडाना से लेके बल्लू से लेके आप मुस्तफ़ाबाद तक चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि PP 176 में जो रीढ़ की हड्डी है वो मुस्तफ़ाबाद जो टाउन है वो है। और मुस्तफ़ाबाद टाउन जो है वो गेटवे है डिस्ट्रिक्ट कसूर का और इसको इस लिहाज से जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है वो टाउन का जो स्टेटस है वो खत्म होकर म्यूनिसिपल कमेटी का स्टेटस बन जी, म्यूनिसिपल कमेटी का बन चुका है। अब तो म्यूनिसिपल कमेटी कहेंगे इसको। अच्छा, अब मियां साहब ये नहीं हो सकता कि जिस तरह इंडस बना है हमारी गवर्नमेंट अगर खुद नहीं बनाती तो कम अज़ कम ये ऑफ़र ज़रूर करे कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो अपनी मदद आपके तहत एक एक अगर ईंट भी वहाँ पे दे तो एक बेहतरीन और बहुत शानदार अस्पताल वहाँ पे बन सकता है। तो इस सिलसिला में भी हमारे अवामी जो नुमाइंदगान हैं उनको रोल प्ले नहीं करना चाहिए। देखिए या अपने अजीज़ो अकारब के नाम से कोई बंदा अगर कोई वार्ड बना दे, वहाँ पे कोई कमरे बना दे ताकि वो शहरियों के सेहत के हवाला से मुफीद साबित हो, तो वो मुनासिब बात नहीं है। देखें हाँ भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अगर हम लाहौर के हॉस्पिटल्स को देखें तो वहाँ पे आए रोज़ आपको नए नए ब्लॉक्स और उनके नाम भी नज़र आएंगे जो कि मुखय्यर हजरात अपने जो है वालदैन के नाम पे या अपने किसी भी जो है अजीज़ के नाम पे तो उसका नाम दे के वो उनको बनवा रहे हैं। ऐसे एजुकेशन में भी है, हायर एजुकेशन में भी है, ये हेल्थ में भी है। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें तब जो है वो फ़ायदामंद सूदमंद साबित होंगी जब इसकी कोई अपनी बिल्डिंग तो बने पहले। अब इसके ऊपर आप जो मर्जी लगाई जाए, ये सफ़ेद हाथी है, ये बिल्डिंग इसके ऊपर आप जो मर्जी लगा लें ये नहीं वो रह सकती, क्योंकि इसकी फाउंडेशंस ख़त्म हो चुकी हैं।
ये आप विजिट करें, आप देखें पहले इसकी बिल्डिंग की हालत तो आप चेक कर लें कि वो उसकी फाउंडेशन जो इसका स्ट्रक्चर लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो नकारा हो चुका है। अब इसके ऊपर आके आप किसी भी मुखय्यर हजरात को आप बुला लेते हैं, आप उनको कहते हैं जी इसमें जो है वो आप एक कमेटी हम बना देते हैं अपना म्यूनिसिपल कमेटी लेवल पे या PP 176 लेवल पे या किसी भी तरह की, उसमें मुखय्यर हजरात को भी हम साथ अटैच कर लेते हैं। कमेटियां, हाँ, हॉस्पिटल फैसिलिटेशन कमेटी बना देते हैं, लेकिन वो तब फाल होगी, वो तब चीज़ें होंगी। देखें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 1 कमरे 2 कमरे 4 कमरों का नहीं है था भाई। इसमें पूरा आपका जो फाउंडेशन से लेके टॉप टू एंड तक एक पूरा स्ट्रक्चर बनना है, एक पूरा एक अदारा है। तो इसके लिए ये नहीं है कि बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं तो आपको 1 आध कमरे की ज़रूरत है तो वो मुखय्यर हज़रात मिलकर बना देंगे, लेकिन ये 1 2 4 कमरों से इसके मामलात हल नहीं होंगे। जो चीज़ें इसमें हैं वो ये बिल्कुल दूर नहीं हो सकती। ये तो जैसे आप किसी सरकारी स्कूल की बात कर लें तो वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है और आपके पास जो है बैठने के लिए छतें कमरे कम हैं तो वहाँ पे आप 1-2 रूम्स तैयार करवा देते हैं मुखय्यर हजरात मिलके, लोकल जो नुमाइंदगान मिलके या कुछ भी, तो वो मामला चल जाता है। वो अपने 10 20 50 स्टूडेंट्स को उसमें वो ऐड कर लेंगे, उनको बिठा लेंगे, उनका मामला हल हो जाएगा। लेकिन हेल्थ में देखें ऐसा नहीं हो सकता। अखुवत यूनिवर्सिटी में भी तो डोनेशन लेने का सिलसिला आज तक जारी है, वो भी तो मुस्तफ़ाबाद में ही है। हाँ देखें, लेकिन वो एक मुनज़्ज़म इदारा है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब एक बड़ी आला ज़र्फ़ शख्सियत हैं। उन्होंने उसको किस लेवल से कितने सालों से शुरू करके और आज वो यहाँ तक इसको लेके आए हैं, तो वो एक मुनज़्ज़म इदारा चला रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद में सफाई सुथराई के हवाले से भी एक पोर्शन उन्होंने लिया हुआ है और वहाँ पे वो सारा जो है वो करवा भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को, गरीब घरानों को जो है क़ुव्वत जो है वो कर्जा जात भी दे रही है बिला सूद, और वो चीज़ें भी चला रहे हैं। लेकिन वो एक उनका अपना एक जो है वो इदारा है, वो उसके तहत अपनी चीज़ें कर रहे हैं या चला रहे हैं। लेकिन ये जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट के शामिल हुए बगैर ये मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अच्छा नवीद भाई, ये सिर्फ बताएंगे जो मेडिसिन होती है वो जो इनकी कमेटी है वो प्रोवाइड करती है, जो प्राइवेट जिसको ये ठेका दिया गया है, या अगर सरकारी तौर पे भी CO हेल्थ साहब अगर वो या गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है, तो क्या वो चेक नहीं करते कि यहाँ पर जो शहरी हैं, जो रहने वाले हैं, जो मरीज़ बनकर वहाँ पे जाते हैं, क्या उनको पैनाडोल और जो खांसी का शरबत है वो वहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? एक वक्त था कि जब 4-4 हज़ार पेशेंट वहाँ पे था और अब OPD जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो हमारे पास इतलात हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज़ होके वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो इन हालात में हमारे जो कसूर के CO हेल्थ साहब हैं, जो पहले लाहौर में परफॉर्मेंस अपनी दे रहे थे, वो आजकल कसूर में एज ए CO हेल्थ के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनका भी ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो आते जाते कम अज़ कम एक मरतबा वो आ रहे होते हैं, दूसरी मरतबा वो जा रहे होते हैं, तो वो ब्रेक लगा के अगर वो चाहें तो हफ्ते में कम अज़ कम 2 विज़िट भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। क्या वजह है, क्यों वो ब्रेक नहीं लगाते उधर? देखिए तो भाई, सबसे पहली बात यह है कि अभी CO हेल्थ जिस दिन से इन्होंने कसूर का चार्ज संभाला है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उन्होंने RSC मुस्तफ़ाबाद को कोई विज़िट भी किया हो, जबकि उनके आने और जाने का एक ही रास्ता है, मेन फिरोजपुर रोड, और इसी से ही मुकम्मल ब्यूरोक्रेसी ने होके जाना है और आना भी वापस है। तो इस हवाले से तो मुस्तफ़ाबाद को एक मॉडल होना चाहिए, मॉडल जो है टाउन कमेटी भी होना चाहिए, इसके RSC को भी मॉडल होना चाहिए। अब हालांकि मिनिस्टर साहब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब वो कल भी उन्होंने DHQ कसूर का विज़िट किया है और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह हाज़िरी भी दी है। तो उस हवाले से अगर वो एक ब्रेक मुस्तफ़ाबाद भी लगा लेते तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा मसाइल तो वैसे ही हल हो जाने थे। उनका फोकस है पूरा आगे, मेडिसन जो है वो MS जो है अगर वो ले रहे हैं प्राइवेट ठेकेदारान से, अब प्राइवेट जो ठेकेदारान है पीछे गवर्नमेंट जो है वो उनको पे कर रही है, नहीं कर रही, उनके बिल रुके हुए हैं। वो जो SMO है या MS है किसी भी हॉस्पिटल का, उसकी मजबूरी है, वो उसको अब कैसे चलाए, वो उन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे है, वो उससे कहते हैं हमें पैसे, हमारे पिछले बकाया जात जो है वो मुकम्मल करके दें। तो यहाँ पे बहुत गैप है। देखें पैसे तो मिल जाते हैं, ये तो एक खेल होता है, आवाम को सिर्फ और सिर्फ जो मेडिसन है उससे दूर करने का एक हरबा होता है। पैसे तो मिल जाने होते हैं, मैंने नहीं देखा आज तक कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर का जिसको अगर उसने वो चीज़ दी हो तो गवर्नमेंट ने उसको पैसे ना दिए हों।
तो ये तो अमूमन बस मैं समझता हूँ कि बहाना होता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होती। इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है ना जी, वो बनती है जो इंचार्ज है उसकी, चाहे वो SMO है, MO है, MS है, या आपके जो मुस्तफ़ाबाद के जो इंचार्ज हैं उनके मुतल्लिक ये मालूमात है, मे भी उसमें सदाकत हो या ना हो, लेकिन हमारे जो ज़राए ने हमें ख़बर दी है वो ये दी है कि उनका ये इसी रोड पे मुस्तफ़ाबाद से आगे जाएं लाहौर में तो आगे एक बस स्टॉप है, वहाँ पे उनका ज़ाती क्लिनिक है, तो वो इधर ड्यूटी ज़्यादा देने की बजाय अपने प्राइवेट जो उनका क्लिनिक या अस्पताल है वहाँ पर जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो वो फ़राइज़ में बददियानती के मुर्तकब हो रहे हैं वो इस मामला में? अता भाई, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। मुझे भी मेरे भी सुनने में यही आया है कि उन्होंने अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ है और यहाँ से जो नर्सिंग स्टाफ या LHVs हैं वो वहाँ पे जाके तो उनके क्लिनिक जो है मामलात वो संभाल रही हैं और यहाँ पे वो मौजूद नहीं होती ड्यूटी पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तभी ठीक होगी जब एक चेक एंड बैलेंस होगा, जब प्रॉपर इसको देखा जाएगा, जब इसके मुतालिक जो भी मसाइल होंगे हर मंथ एक मीटिंग हो और अगले मंथ में पिछले मसाइल जो है वो बिल्कुल उनको ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों को भी फिर पता चलना शुरू हो जाए। फिर ये हेल्थ फैसिलिटेशन कमेटी बनाई जाए, उस हेल्थ फैसिलिटेशन कमेटी का नंबर वहाँ पे एक फ्लैक्स बड़ी लगा के यहाँ किया जाए, अगर जिसको कोई मसला मसाइल प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में नहीं हो रही तो वो उस हवाले से फौरी तौर पर उस नंबर पे रब्ता कर सके, ताकि जो भी हेल्थ से रिलेटेड मसाइल हैं वो पता हो डॉक्टर्स को भी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी कि अगर हमने इनके साथ प्रॉपर ताउन ना किया, अपनी ड्यूटी अच्छे और एहसन तरीके से अंजाम ना दी, तो अभी इनकी कॉल आ जाएगी या हेल्थ फैसिलिटेशन कमेटी के जो मेंबरान या चेयरमैन बने होंगे वो आ जाएंगे और ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसमें 70 से 80% तक तो है वो। अच्छा नवीद अशरफ साहब, ये बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की क्या पोजीशन है और वहाँ के जो रहने वाले हमारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं उनकी आजकल क्या वहाँ पे सरगर्मियाँ हैं? अता भाई, बड़ी माजरत के साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुस्तफ़ाबाद जो है वो उसकी हालत ज़ार जो है वो देखने के काबिल नहीं है और वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। 18 एकड़ पर मुश्तमिल है ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुस्तफ़ाबाद और अब हालत ये है कि इसके दरवाजे गायब हैं, इसके अंदर से जो बिल्डिंग का साजो सामान है, चीज़ें हैं, वो गायब हो रही हैं डे बाई डे और ऐसे है कि जैसे किसी जोहर और तालाब का मंजर पेश कर रहा हो अंदर सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाने के लिए इतना वक्त दरकार होता है, इतनी चीज़ें लगती हैं, इतने मामलात होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसको प्रॉपर देखने वाला कोई नहीं। अब देख लें, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे ये बंदे अपॉइंट करें, चौकीदार कम से कम वहाँ पे हो। आप मुस्तफ़ाबाद थाने का रिकॉर्ड जो है वो चेक करवा लें कि कितनी नामालूम लाशें वहाँ से बरामद हो चुकी हैं, कितनी वारदातें वहाँ पे हो चुकी हैं और कितने पुलिस मुकाबले वहाँ पे हो चुके हैं। तो वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि कत्लगाह में बदला हुआ है या चोरों डाकुओं की अमाजगाह बना हुआ है, उसको तो ये नौजवान नस्ल के लिए जो है वो एक इबरत का निशान, इबरत का निशान बना हुआ है। तो उस पर बड़ी ही जो है वो तवज्जो की ज़रूरत है ताकि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहाल हों और जो हमारे नए नौजवान जो नस्ल है, नई जो नस्ल है, यंग जनरेशन है, उनको कम अज़ कम ऐसी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मौका मिले जहाँ पे जाके तो वो अपने जिस्मानी जो मामलात हैं उनको आसान तरीके से सर अंजाम दे सके, ना कि वो चोरों डकैतों और जो नशा फैलाने वाले हैं उनके हाथों या उनके चुंगल में फंसे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम अभी जारी है। मैं मिनिस्टर स्पोर्ट्स पंजाब जनाब फैसल सैफुल मलूक खोखर साहब से ये इल्तमास करूँगा, डिप्टी कमिश्नर से ये इल्तमास करूँगा और स्पोर्ट्स अफसरान से ये इल्तमास करूँगा कि खुदा के लिए मुस्तफ़ाबाद जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पर वहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर नोटिस ले, ताकि यहाँ पर जो कत्लगाह जिसको बना दिया गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो मरकज़ बनना चाहिए था, उस पे अगर वो नोटिस लेंगे तो यकीनन दोबारा वहाँ के जो शहरी हैं, दोबारा वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं, दोबारा वहाँ की जो नौजवान नस्ल है वो वहाँ पर खेलेगी और जब खेल के मैदान आबाद होंगे तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो महफूज होगी।
अभी प्रोग्राम जारी है, वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मुस्तफ़ाबाद लुधियानी में जो शहरियों को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है, आज हम मुस्तफ़ाबाद पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ मरूफ़ तजिया निगार जनाब मियाँ नवीद अशरफ साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, वहाँ पर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन जो ऑफिस है, वहाँ की क्या सूरत हाल है? पता भाई, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस जो है मुस्तफ़ाबाद में, वो एक प्राइवेट बिल्डिंग पे बना हुआ है और 1 से 2 कमरों पर मुश्तमिल है, और वो भी उसके 2nd फ्लोर पे बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे या उनकी कोई मौजूदगी पाई नहीं जाती। एक छोटा सा उन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है और वहाँ पे लोगों को जो है वो ढूंढ के ही जाना पड़ता है। सबसे पहले तो इसको होना चाहिए ऑन द रोड, मेन फिरोजपुर रोड पे हो, वहाँ पे लोगों की जो रसाई है उस तक हो, और हर एक बंदे को पता हो कि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो ऑफिस है मुस्तफ़ाबाद का वो ये है। फिर इनको अपने जो वहाँ के मुलाजमीन हैं उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। 1 है, 2 है, 4 हैं, किस तरह से वो उसको चला रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद टाउन कमेटी से टैक्सेशन की मद में करोड़ों रुपए जो हैं वो सालाना ये इकट्ठे कर रहे हैं, और हर बंदा देने के लिए तैयार है। लेकिन होता क्या है कि एक बंदे को एक्साइज का जो बिल है वो आप दे रहे हैं 1000 रुपये मिसाल के तौर पे। अब वो जब तक आपसे रब्ता नहीं करता, आपसे मिलता नहीं, तब तक उसका वो 1000 10,000 बन जाता है। फिर वो आपके ऑफिस के 10 चक्कर लगाता है, उसके बाद फिर आप उसको 10 डेटे देते हैं। फिर वो डेटों और चीज़ों और मामलात को मैनेज करने के बाद फिर वो वापस जो है वो अपनी असल हालत, असल शक्ल, असल टैक्स जो है 1000 रुपये आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो, जैसे लाहौर LDA से लोग डरते हैं ना कि वहाँ पे जाएंगे, फाइल सबमिट तो करा देंगे, लेकिन पास कैसे होगी, मसाइल क्या होंगे, हम इनको कैसे करेंगे, वैसे ही एक्साइज का हाल है कि अगर एक्साइज डिपार्टमेंट टैक्सेशन कर रहा है प्रॉपर, ठीक, बिल्कुल सही तरीके से अगर उसको चलाए, तो वो लोग टैक्सेशन के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब किसी बंदे ने मुस्तफ़ाबाद में बहुत ज़्यादा जो एरिया है, रकबा है, वो लाल लकीर के अंदर है, जिसको सेकंड मीन्स हम कहते हैं कि पटवार सर्कल से वो बाहर है। हाँ, उसका पटवार में रिकॉर्ड नहीं है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों के पास उसका टैक्स रिकॉर्ड है। और अगर मैं एक प्रॉपर्टी सेल करता हूं या आप कोई चीज़ उसमें बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो आपको वहां से NOC लेना पड़ता है कि जी हमें वो PT10 लेटर दे दें या कोई भी उसकी छेप दे दें, कि NOC दे दें कि हमारे जिम्मे टैक्सेशन की मद में इसमें बकाया जात नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर 40,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, सिफारिशें ढूंढनी पड़ेंगी, कोई ना कोई ऐसा बंदा आपको हायर करना पड़ेगा, अपना लॉयर देखना पड़ेगा, या कोई भी ऐसा बंदा जिसकी आप सिफारिश कराएं, जिसको आप साथ लेके जाएं, और फिर जाके आपके वो मामलात सारे सेटल्ड हों, और फिर जाके वो आपको NOC मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो बंदा ढूंढने की बजाय बाबा जी कैद आज़म की बात वो नहीं सुनते जो एक्साइज वाले वहाँ पे हैं? नहीं, देखें, एंड जो है वो लोगों के अंदर यही होता है कि यार हमने दे दिला के मामला जो है वो उसको हल कर लिया है, वगरना वो तो बता रहे थे कि जाएं वहाँ पे सिविल कोर्ट में आप दावा करेंगे, वहाँ पे आपकी ये टैक्सेशन और आपकी ये फिर जो है विरासत होगी, और फिर ये विरासत होगी, फिर आपके नाम आएगी, फिर वो चढ़ेगी, फिर वो आएंगे, फिर हम जाएंगे, फिर उसमें आपको 6 से 8 माह लग सकते हैं। तो जब बंदा जिसने कोई चीज़ सेल की हुई है या जिसने कोई पैसे ज़रूरत है, चाहिए, या कोई चीज़ लेनी है, तो वो जब 6 से 8 माह का वक़्त सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि मेरी जो ज़रूरत थी, जिस ज़रूरत के पेश नज़र मैंने ये अपनी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को सेल किया है, तो अगर वो मेरा मामला या मैटर हल ही नहीं होगा तो यार मैंने ये क्यों इसको बेचा या सेल किया। फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपसे कहेगा कि जनाब अली मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर मुझे NOC दे दें। कैसे हो सकता है? जैसे आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। यही लफ्ज़ सुनने के लिए उनके कान बेताब होते हैं। जब ये लफ्ज़ साइल के जो ज़ुबान है वो अदा कर देती है तो बाकी उसकी चीज़ें फिर ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बात की कि 4 लाख तकरीबन आबादी है मुस्तफ़ाबाद की। मियाँ साहब, वहाँ पे जो बहबूद आबादी का ऑफिस भी आपने बताया कि वह अस्पताल में मौजूद है, तो वहाँ पे लोगों को जो मनसूबाबंदी की मेडिसन है या बाकी चीज़ें हैं वो प्रॉपर मिल रही हैं? और क्या वहाँ पे जो इनकी कमेटियाँ बनती हैं जहाँ पे उलमा को भी मकामी शामिल करते हैं, जहाँ पे शहरियों को भी शामिल करते हैं, वहाँ के अच्छे लोगों को भी शामिल करके वो इलाक़ों में जाते हैं, वो फील्ड में निकलते हैं, तो वहाँ पे मुस्तफ़ाबाद में क्या इस हवाला से
महकमाना पोजीशन है। अतः भाई असल में आप देखें कि जिस भी महकमे को या जिस भी चीज़ को आप जो है वॉच आउट करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर से जितनी खामियां निकलेंगी तो आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ही अल्लाह करीम की रज़ा से ही ये सारे मामला चल रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुस्तफ़ाबाद में 2 जो हैं सेंटर्स हैं, और क्योंकि इससे पहले जब मुशर्रफ दौर में मुस्तफ़ाबाद 2 यूनिट कौंसल पे मुश्तमिल था, यूनिट कौंसल नंबर 12 और 13। तो एक यूनिट कौंसल 12 में था, एक यूनिट कौंसल नंबर 13 में था। जो यूनिट कौंसल नंबर 12 में है वो तो RHC मुस्तफ़ाबाद में आ गया, और जो यूनिट कौंसल नंबर 13 में है वो भी एक जो है अलहदा जगह पे इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आज तक कोई भी ऑन ग्राउंड एक्टिविटी आप इनकी चेक करा लें अगर है तो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है, तस्वीरों की हद तक है, वीडियोस की हद तक है, पीछे इनके हेडक्वार्टर से जो इनको पैगामात मौसूल होते हैं उसी के अंदर रहते हुए ये अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो अखबारात का तराशा बन जाती हैं, वो मीडिया की जीनत बन जाती हैं, वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में चली जाती हैं, वो DC साहब से लेके सेक्रेटरी पॉपुलेशन तक वो सारे का सारा पैगाम सब अच्छा के हवाले से चला दिया जाता है। लेकिन ये सारी जितनी भी इनकी OPD से लेके मामलात हैं ये सारे फेक हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप ऑन ग्राउंड जाके जिन लोगों के नाम उसमें दर्ज हो वो आप उनको कहें आगे इसका नंबर लिखें, वो आप पीछे से उसको वेरीफाई करा लें फ़ोन कॉल करके कि आपने वहाँ पे विजिट किया था या आप वहाँ पे गए थे, तो वो साइल से पेशेंट से उस बंदे से आप तस्दीक कर लें कि आया कि उसका नाम उस रजिस्टर में पुराने नंबरों से ही फेक दर्ज से दर्ज आगे से आगे चलाते जा रहे हैं, या कि रिसेंटली भी उसने उस जगह का विजिट किया है जिस जगह का उसका खाता खोल के उसके नाम पे सारा कुछ डाल दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्राइवेटली जगह पे हैं, किसी भी जगह पे ये ऑन ग्राउंड या ऑन रोड नहीं है जहाँ पे लोगों को पता हो कि ये बिल्कुल एक सरकारी ऑफिस है या यहाँ पे भी हमने जाना है या इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। लोगों के अंदर तो इसकी आगाही है ही नहीं कि इसका असल मकसद पर्पस वजह क्या है इसको बनाने की, चलाने की, इस पे इतने खर्चात करने की। अच्छा, मुझे कुछ 6 साल पहले तकरीबन वहाँ पे मुस्तफ़ाबाद जाने का, एक जनाजे पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे आबादी के साथ जो हस्पताल की बाउंड्री थी वो टूटी हुई थी और वहाँ से लोग गुजरगाह उन्होंने बनाई हुई थी। क्या आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, तो बताएंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है? बाउंड्री सारी मुकम्मल तौर पर बनी हुई या अभी वो उसी तरह टूटी हुई भाई? बाउंड्री वाल पहले से ज़्यादा भी अब गिर चुकी है मुकम्मल तौर पे, और लोगों की जो है वो गुजरगाह और बाईपास लोगों का बना हुआ है कि जिसने भी मेन रोड से निकलना है तो वो आबादी से गुजरने की बजाय वहीं से ही अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल खुद उतार है, जा रहा है, आ रहा है। हॉस्पिटल की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी को सेफ्टी नहीं है। इवन के यहाँ पे होता क्या है कि अगर MLC के लिए थाने से लोगों को हॉस्पिटल जो है रेफ़र किया जाता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल जाके फिर अगला केस शुरू हो जाता है। वहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी चीज़ों के जो मामला हैं वो बिल्कुल ख़त्म हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसानी बका और इंसानियत की ज़रूरत के लिए बहुत ही अशद ज़रूरी हैं। और एक जगह जब उसको उसका मुकाम ही नहीं मिलेगा, उसकी बाउंड्री वाल ही नहीं होगी, वहाँ पे लोगों का आना जाना ऐसे लगा होगा जैसे एक आम पब्लिक शाहराह है, तो उसके अंदर आप बाकी मामलात को कैसे सर अंजाम देंगे। और स्टाफ की जैसे अभी लाहौर में वाक़यात हुए हैं तो वो स्टाफ ने फिर स्ट्राइक पे भी गए हैं कि ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से या चीज़ों के हवाले से। तो जब ये एक इदारे की ये सारी चीज़ें ही नहीं होंगी, रात में दिन में जो मर्ज़ी कोई भी कहीं से भी आ रहा है जा रहा है, या जानवर उसमें घुसे हुए हैं, आप बेतहाशा जानवर वहाँ पे चारा चर रहे हैं, इतना जो है वो घास फूस का निज़ाम जो है वो ऐसे हुआ पड़ा जैसे आप किसी खेत खलियान में चले जाते हैं। माली या चीज़ें पता नहीं इनके पास हैं कि नहीं है, अगर हैं तो वो अपना काम कहाँ पर कर रहे हैं। तो उस हवाले से तो
कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप पता नहीं किसी कदीम दौर में चले गए हैं, और आप उस बिल्डिंग में जाते हुए आपको डर लगता है। लोगों ने क्या लेने जाना है? आप देखें 4000 ओपीडी इसकी चली गई थी RSC मुस्तफाबाद की, अब वो फिर 200-300 पे आ गई। आप वो चेक कर लें, ऑन रिकॉर्ड है। तो वो क्यों, क्या ऐसी वजह, क्या ऐसे मामलात बने, ऐसी कौन सी कंडीशंस कायम हो गई कि ये सारा कुछ ऐसे हो गया? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने बात की मुस्तफ़ाबाद के मसाइल पे, वहाँ के सेहत से मुतल्लिका जो हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी है, और जो वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ के हवाला से, वहाँ का एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिस की हालत ज़ार के मुतल्लिक़ आज हमने गुफ्तगू की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम आपने गुफ्तगू मियाँ नवीद अशरफ साहब की सुनी, मुख्तलिफ़ जो तजावीज़ थी वो भी आपने सुनी। सिर्फ़ एक बात कि हमारे जो अरबाब इख्तियारात हैं, आज उनको चाहिए कि वह खुदा के लिए इन मसाइल को सामने रखें और देखें कि अवाम के क्या मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर वो कुछ कर सकते हैं तो अपने शहर के लिए वो ज़रूर करें। कल को जब रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें याद आती है कि आज वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन कल जब रिटायर होते हैं तो हाथ में तस्बीह होती है और मदीना शरीफ का रूट उनके सामने होता है, तो उस वक़्त वो नमाज़ें पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं अपने गुनाह बख्शवा लूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ज़ाती तौर पे ये इस्तदा है कि अगर वो आज दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे, लोगों के मसाइल मेरिट पर हल करेंगे, तो ये भी उनके लिए हज होगा, ये भी उनके लिए एक नेकी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको ये नेकियाँ लेनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर हों, स्पोर्ट्स अफसरान हों, मनसूबाबंदी के अफसरान हों या दीगर एक्साइज़ के अफसरान हों, उनको ये चाहिए और हुकूमत को ये चाहिए कि वो खुदा के लिए हमारे सिस्टम को देखे, हमारे फ़िज़िकली हालात को देखे और मुस्तफ़ाबाद में जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारे जो लोकल MPA MNAs हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।